दीवानापन एपिसोड 13। ये कहते हुए वो जैसे ही पीछे जाने के लिए मुड़ी, अचानक उसका सर किसी के सीने से टकराया और वो एकदम से अपना सिर पकड़कर धम से जमीन पर जा गिरी और दर्द में बोली, आउच, मुझे लग गई। ये कहते कहते उसने जैसे अपने सर को ऊपर उठाया और सामने खड़े शख्स को दिखा, वो एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई। जन्नत ने जैसे ही अपने सामने मौजूद रिधान को देखा, वो एक पल के लिए उसे देखती रह गई। रिधान इस वक्त बाथरोब में था। उसके बाल गीले थे और उसके चेहरे पर एक अलग ही अट्रैक्टिवनेस थी। लेकिन उसके चेहरे पर इस वक्त एक नफरत और गुस्सा भी था, जो सिर्फ और सिर्फ जन्नत के लिए था। वो जन्नत को ऊपर से नीचे तक गुस्से से देखकर बोला, सबसे पहली बात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में कदम रखने की? ये सुनते ही जन्नत ने अब तुरंत आसपास देखा। उस कमरे को देखकर जन्नत के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसने बहुत हड़बड़ी के साथ कहा, मॉम ने पहले क्यों नहीं बताया कि ये कमरा? इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कोई दो गुस्से भरी निगाहें उसे जैसे अंदर तक घूर रही हो। जन्नत अपने थूक गटकने लगी और हकलाने लगी। रिधान उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, क्या तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है या फिर तुम मुझे जवाब नहीं देना चाहती? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे अंदर एटीट्यूड हो? ये कहते हुए वो अब नीचे झुका। उसको अपने करीब झुकता देख जन्नत के पैर कांप उठे। वो अब हकलाते हुए बोली, नहीं, वो मैं तो यहाँ पर बस। तभी रिधान ने उसके चेहरे को ध्यान से देखकर कहा, मुझे नहीं पता मेरे मॉम डैड क्यों तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं, लेकिन तुम चेहरे से भी मेरे मॉम डैड की तरह नहीं हो और ना ही मेरी तरह हो, और सबसे बड़ी बात, हम सूर्यवंशी खानदान इतना डरते नहीं हैं जितना कि तुम डरती हो। इससे प्रूव होता है कि तुम हमारे खानदान से बिलोंग नहीं करती। लेकिन मेरे मॉम डैड बहुत ही बेवकूफ़ है, जो तुम जैसी लड़की को अपनी बेटी बनाकर इस घर में रखे हुए हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी के अभी तुम्हें यहाँ से बाहर उठाकर फेंक देता। ये सुनते ही जन्नत की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए धीरे से बोली, आप मुझसे। लेकिन वो अभी आगे कुछ कह पाती, उससे पहले ही रिधान नीचे झुककर उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए बेहद गुस्से भरी आवाज में बोला, शश, रोना बंद करो और ऑल्सो डोंट कॉल मी भाई। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। ये बात मैंने बचपन में भी तुम्हें समझाई थी और एक बार फिर से तुम्हें समझा रहा हूँ। यू आर नॉट माई फैमिली एंड आई एम नॉट योर ब्रदर एंड यू आर नॉट माई सिस्टर। इसलिए आगे से अपने मुंह से मेरे लिए भाई शब्द भी मत निकालना, वरना तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ये कहते हुए उसने उसके चेहरे को गुस्से से दूर झटक दिया। जन्नत की आंखों से लगातार आंसू निकलने लगे। तभी रिधान गुस्से के साथ दांत पीसकर बोला, दफा हो जाओ मेरे कमरे से, और दोबारा से अगर तुम मेरे कमरे के आसपास भी आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जन्नत अब एक मिनट भी वहां रुक नहीं पाई, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे रिधान उसके शरीर से उसकी आत्मा को ही खींच लेगा। उसे इतना ज्यादा डर लग रहा था रिधान से कि वो तुरंत लगभग लड़खड़ाते कदमों के साथ दौड़ते हुए वहां से भाग निकली। रिधान ने उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा और गुस्से के साथ अपनी आंखें बंद करके बोला, मॉम डैड, दैट्स व्हाई आई हेट बोथ ऑफ यू। सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से मुझे आप दोनों से भी नफरत है, क्योंकि इसकी वजह से आप दोनों ने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है और उसकी सजा मैं आप दोनों को भी दूंगा। क्योंकि रिधान सूर्यवंशी की नज़रों में जो गलत होता है वो गलत होता है, फिर वो चाहे उसके सगे माँ बाप ही क्यों ना हो। ये कहते हुए वो किसी शैतान और पागल की तरह जोर जोर से हंसने लगा। वो इस वक्त काफ़ी डरावना लग रहा था और इधर उसके डर से जन्नत अभी भी लगातार दौड़ रही थी। लेकिन तभी वो किसी से टकराए और वो जमीन पर गिरने को हुई। लेकिन तभी भावना ने उसे तुरंत पकड़ते हुए कहा, बेटा क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो और तुम इतना रो क्यों रही हो और इतना डरी हुई क्यों हो? ये कहते हुए भावना जन्नत की हालत देखकर बहुत परेशान हो गई। तो वही जन्नत भावना को देखते ही तुरंत उसके सीने से लग गई। वो भावना से सिसक कर बोली, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो कमरा उनका है? वो अपने मुंह से भाई शब्द भी नहीं कह पा रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले रिधान ने जिस तरह उसे भाई के नाम पर डराया था, वो गलती से भी अपने मुंह से भाई नहीं निकालना चाहती थी। तभी भावना ने नासमझी में कहा, तुम किसके कमरे की बात कर रही हो और मैंने क्या नहीं बताया तुमसे? तुम मुझे डरा रही हो बेटा? क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें क्या हुआ है? इसके जवाब में जन्नत ने धीरे से टॉप फ्लोर की तरफ इशारा किया और फिर से भावना के सीने से लग गई। वो रोते हुए बोली, वो कमरा, वो तो उनका था ना? तो फिर आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? आपको जब पता था कि वो उस कमरे में है तो आपने मुझे वहां क्यों भेजा?
ये सुनते ही भावना हैरान रह गई और उसने तुरंत जन्नत को ध्यान से देखते हुए कहा, तो रिधान की मुलाकात तुमसे हुई? बेटा सच सच बताओ, उसने क्या किया तुम्हारे साथ जिससे तुम इस तरह से रो रही हो? जन्नत का चेहरा रो रो कर बुरी तरह से लाल हो गया था और वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। भावना उसकी ऐसी हालत देखकर गुस्से से मन में बोली, अभी रिधान को यहाँ आए मुश्किल से 1 घंटे भी नहीं हुआ और उसने इतनी कम वक्त में जन्नत की ऐसी हालत कर दी। जन्नत तो रिधान से बहुत ज्यादा डरती है। क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी रिधान को यहाँ वापस बुलाकर? शायद मुझे तन्मय से इसके बारे में बात करनी होगी, क्योंकि इस तरह से तो जन्नत को बहुत प्रॉब्लम होगी। ये कहते हुए उन्होंने फिर जन्नत को प्यार से कहा, बेटा पहले तुम शांत हो जाओ और मुझे साफ साफ बताओ कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम ऐसे रो रही हो। ये सुनकर जन्नत ने जल्दी से अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला और धीरे से बोली, उन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। मैं बस उनसे बहुत ज्यादा डर गई थी। लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए कि अब आप मुझे दोबारा कभी उनके कमरे में नहीं भेजेंगे। मैं कभी नहीं जाऊंगी उनके आसपास। ये कहकर वो दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। भावना उसके पीछे जाते हुए बोली, जन्नत बेटा मेरी बात सुनो। तुम ऐसे क्यों परेशान हो रही हो? देखो तुम फिक्र मत करो, रिधान तुम्हें कुछ नहीं करेगा। मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगी, तुम दोनों बहुत अच्छे से यहाँ रहोगे। प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश करो। लेकिन तब तक जन्नत ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। भावना उसके कमरे के बाहर से चुपचाप खड़ी रह गई। तभी उन्होंने गुस्से के साथ टॉप फ्लोर की तरफ देखा। उसे देखकर वो सीधे उसी तरफ बढ़ गई। इधर दूसरी तरफ जन्नत कमरे में आते ही वो सीधे बेड पर गिरते ही सिसक सिसक कर रोते हुए खुद से बोली, पता नहीं क्यों पर उनकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शायद मैं वाकई इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। मैं कभी किसी से ये बात कहती नहीं हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि जिन्हें मैं अपने माँ बाप समझती हूँ वो शायद मेरे असली में माँ बाप नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वही मेरे मॉम डैड है। जब से मैंने होश संभाला है मैं सिर्फ उन्हें ही अपना मॉम डैड बनते हुए देखा है। लेकिन फिर वो हमेशा मुझे ऐसा क्यों दिखाते हैं कि जैसे मैं इस खानदान का हिस्सा नहीं हूँ और ना ही मैं उनकी बहन हूँ। आखिर क्या सच्चाई है? ये कहते हुए वो लगातार रोए जा रही थी। तभी उसने खुद को संभाला और बोली, उनके कहने या ना कहने से कुछ भी नहीं होगा। मॉम डैड ही मेरे मॉम डैड है और वही हमेशा मेरे मॉम डैड रहेंगे। कोई भी बदल नहीं सकता और अब मैं उनके सामने भी नहीं जाऊंगी। शायद उन्हें किसी बहन की जरूरत ही नहीं है, तो फिर मुझे भी किसी भाई की जरूरत नहीं है। जैसे मैं अभी तक अपने मॉम डैड के साथ अकेले रहती आई हूँ, मैं आगे भी उनके साथ अकेले रहूंगी। ये कहते हुए उसने अब अपना फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही उसने देखा कि नैना के बहुत सारे मिस्ड कॉल्स थे, जिसे देखकर उसने आखिर में नैना के पास कॉल डायल किया। फिर वो बोली, क्या हुआ नैना, तुमने मुझे इतने फ़ोन क्यों किए हैं? उधर से नैना ने कहा, तुम्हें उस मिस्टीरियस बिजनेस टाइकून से मिलना था ना? ये सुनते ही जन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने हड़बड़ी के साथ कहा, मुझे मिलना था, लेकिन कैसे? तभी उधर से नैना ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपने डैड से इसके बारे में बात करूंगी। मैंने उनसे बात की और मुझे पता चला कि हमें उनसे मिलने का अपॉइंटमेंट मिल सकता है। इसलिए मैंने तुम्हारे पास कॉल किया था ये पूछने के लिए कि तुम कब फ्री हो, जिससे कि मैं अपॉइंटमेंट ले सकूं और फिर तुम जाकर उनसे मिल सकती हो। ये सुनते ही जन्नत की आंखों में चमक आ गई और उसने तुरंत एक्साइटमेंट के साथ कहा, तुम कल शाम की अपॉइंटमेंट ले लो। मैं कल शाम को ही उनसे मिलने जाऊंगी और थैंक यू सो मच नैना, तुम वाकई मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तभी इसके जवाब में नैना ने कहा, फ्रेंड भी बोल रही हो, थैंक यू भी बोल रही हो, फिर इस तरह से मुझे फ्रेंडशिप नहीं करनी। अगर तुम्हें इसका कर्ज उतारना है तो तुम मुझे अपनी वो ब्रांड न्यू ड्रेस दे दो। तुम्हें पता है ना कि मैं अपने कज़न के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ और अभी के लिए मेरे पास कोई ऐसे कपड़े नहीं है। अगर तुम मुझे वो कपड़े दे दोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनते ही जन्नत ने मुस्कुरा कर कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कभी तुम्हें रोका है क्या कुछ भी लेने से? तुम आकर जो मर्जी है वो ले सकती हो। ये सुनकर उधर से फिर नैना ने कहा, थैंक यू सो मच यार, मैं अभी आ रही हूँ। इसके बाद कॉल कट हो गया। इधर जन्नत उन सब बातों को इग्नोर करके और खुशी के साथ बोली, कल मैं फाइनली उससे मिलने जा रही हूँ जिसने मेरे वीडियो के साथ इतना गलत बिहेव किया है। लेकिन मैं उस बड़े से बिजनेस टाइकून से मिलकर क्या कहूँगी? फिर वो खुद से ही बोली, कहना क्या है, मैं डायरेक्ट सवाल करूँगी कि ऐसी क्या कमी है मेरे वीडियो एडिटिंग में जो उन्होंने इस तरह से उसे रिजेक्ट किया है। मैं 2 सालों से उस कंपनी में काम कर रही थी,
पहले ही मैं अभी तक ऑनलाइन जॉब कर रही थी और अभी तक ऑफिस नहीं गई। लेकिन फिर भी मेरी एक अलग सी पोजीशन थी वहाँ, पर आप इस तरह से मुझे वहाँ से नहीं निकाल सकते। हाँ, मैं उनसे यही सारी बातें करूँगी। ये कहते हुए वो मुस्कुराए और सीधे वॉशरूम में चली गई। इधर दूसरी तरफ टॉप फ्लोर पर भावना की गुस्से भरी आवाज गूंज उठी, रिधान तुम्हें अभी यहाँ आए ठीक से एक दिन भी नहीं हुए और तुम यहाँ आते अपनी बहन को परेशान करने लगे। तो उसी पल रिधान की गुस्से भरी आवाज आई, शी इज नॉट माई सिस्टर। मैं आपको कितनी बार बताऊं। ये सुनकर भावना जो गुस्से से रिधान के सामने खड़ी थी वो एक पल के लिए चुप हो गई। फिर आखिर में उन्होंने अपने सिर पर हाथ रखकर कहा, हे भगवान, मैं कैसे समझाऊं इस लड़के को। ये लड़का कुछ समझने को तैयार क्यों नहीं होता। इसके बाद फिर उन्होंने गहरी सांस ली और प्यार से बोली, रिधान बेटा, देखो हमें पता है कि हम बहुत सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं और इसलिए अभी तुम शायद जन्नत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन तुम उसे कभी प्यार से देखने की कोशिश करो। वो बहुत मासूम और इनोसेंट है। तुम उसके भाई हो, तुम्हें उसे सपोर्ट करना है और उसे अपना साथ देना है। तभी रिधान जो गुस्से के साथ सोफे पर बैठा हुआ था वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और बेहद सर्द आवाज में बोला, अगर आपने दोबारा मुझे उसका भाई कह या उसे मेरी बहन बनाया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा और जिंदगी में कभी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। ये सुनते ही भावना बिल्कुल शॉक रह गई और वही रिधान ये कहकर बाहर जाने लगा। तभी भावना ने डरते हुए कहा, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। आखिर तुम्हारे अंदर किस बात की नाराजगी है। ये सुनकर रिधान के चलते कदम रुक गए और वो सार्कास्टिक आवाज में बोला, ये सवाल आप खुद से पूछिए और जाकर अपने पति से पूछिए। आपको बेटर जवाब मिलेगा कि मैं किस बात से नाराज हूं आप दोनों से। ये कहते हुए वो वहां से बाहर निकल गया। भावना ये सब सुनकर अब बिल्कुल चुप रही थी। उन्होंने आखिर में खुद से कहा, जितना आसान मैं सब कुछ समझ रही हूँ उतना आसान कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, लेकिन मुझे इन सब में सबसे ज़्यादा अपनी जन्नत के लिए डर लग रहा है, क्योंकि वो बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो अभी बहुत मासूम और इनोसेंट है। उसे इतनी दुनियादारी की परवाह भी नहीं है। उसे लगता है कि जो उसके साथ अच्छा कर रहा है वही इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन उसे नहीं पता कि कभी कभी सामने से अच्छा करने वाला इंसान भी उसके लिए बुरा सोचता है और उसे धोखा देता है। मुझे उसे अब समझाना होगा और सबसे पहले मुझे उसे रिधान से सामना करने के बारे में समझाना होगा, क्योंकि अगर वो इसी तरह रिधान से डर कर भागती रही तब तो दोनों कभी एक घर में एक साथ नहीं रह पाएंगे। ये सब सोचते हुए भावना वहां से बाहर निकल गई। शाम का वक्त हो चला था। इस वक्त जन्नत गार्डन के झूले पर बैठी झूलते हुए ड्राइंग बना रही थी। उस ड्राइंग में एक समुद्र था और उस समुद्र में मछलियां थी और वो मछलियों पर ही ड्राइंग कर रही थी। उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। वो ड्राइंग करके किसी बच्चे की तरह खुश हो जाती थी और ड्राइंग करके ही उसका मूड बिल्कुल अच्छा हो जाता था। तभी कोई पीछे से उसे झूला झूलाने लगा। ये देखकर जन्नत ने बिना पीछे मुड़े मुस्कुरा कर कहा, रमन अंकल आप फिर से यहाँ आ गए। आखिर आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं शाम के वक्त यहाँ पर होती हूँ। रमन प्यार से अपनी बेटी को देखकर बोला, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो इसलिए मुझे पता चल जाता है कि तुम कब कहाँ और क्या कर रही हो। तभी जन्नत ने नासमझी कहा, क्या कुछ कहा आपने। रमन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, मैं तो बस ये पूछना चाहता था कि क्या आज कुछ हुआ है आपको जो आप ड्राइंग कर रही हो। ये सुनते ही जन्नत के दिमाग में एक बार फिर से रिधान का ख्याल आने लगा, लेकिन तभी उसने जल्दी से अपने दिमाग से ये ख्याल को झटकते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बस आज मेरा ड्राइंग करने का बहुत मूड था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ड्राइंग करूं। लेकिन आप ऑफिस से कब आए? क्या डैड भी ऑफिस से आ गए? इसके जवाब में रमन अब उसके सामने आया और बोला, मैं थोड़ी देर पहले आया और बॉस भी आ चुके हैं। लेकिन बेटा वाकई तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उनकी ऐसी फिक्र देखकर जन्नत ने मुस्कुरा कर कहा, मैं सच कह रही हूँ अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो बिल्कुल डैडी की तरफ फिक्र करते हो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप ही मेरे डैडी हो। ये सुनते ही रमन को एक झटका सा लगा और जन्नत ये कहकर मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। उसे जाते देख रमन ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं ही तो हूँ तुम्हारा बाप, लेकिन शायद अभी तुम इस बात से अनजान हो। ये कहते हुए वो भी वहां से सीधे बैकयार्ड की तरफ बढ़ गया। इधर रात का वक्त हो चला था और डाइनिंग एरिया में इस वक्त तन में भावना और जन्नत तीनों ही बैठे हुए थे और नौकर डिनर सर्व कर रहा था। तभी तन्मय ने आसपास देखते हुए कहा, रिधान वापस आ गया है, लेकिन वो डिनर पर हमारे साथ क्यों नहीं आया।
रिधान का नाम सुनते ही जन्नत जो सूप को पीने ही जा रही थी, वो एकदम से रुक गई। उसकी पकड़ स्पून पर कस गई। तभी भावना ने कहा, आपको तो पता है कि वो सिर्फ यहाँ पर आया हुआ है। इसके अलावा उसे हमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा मतलब नहीं रखता। वो यहाँ कब आया और कब चला गया, मुझे पता नहीं चला। वो पिछले 3 घंटों से यहाँ पर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो रात को भी यहाँ वापस आएगा। तभी ये सुनकर जन्नत ने धीरे से कहा, तो फिर क्या आज मैं अपनी डांस प्रैक्टिस कर सकती हूँ रात को? क्योंकि लाउड म्यूजिक होगा तो कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाए, और आपको तो पता है कि मुझे उनसे बहुत डर लगता है। ये कहकर उसने अपना छोटा सा सर नीचे झुका लिया। तन्मय उसकी ये बात सुनकर मुस्कुरा कर बोला, बेटा तुम हर वीकेंड डांस प्रैक्टिस करती हो, हम तुम्हें नहीं रोकते। फिर तुम चाहे जितना लाउड म्यूजिक करो, तो फिर इस वीकेंड में भी तुम आराम से अपनी डांस प्रैक्टिस कर सकती हो, वो भी लाउड म्यूजिक के साथ। कोई तुम्हें नहीं रोकेगा और तुम्हें किसी से डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी शेर बेटी हो। तन्मय की ये बात सुनकर जन्नत मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू डैडी। भावना भी उसकी स्माइल देखकर मुस्कुराने लगी। जन्नत अपना डिनर करके वहां से चली गई। वो सीधे अपने डांसिंग रूम में आई। वहां कई सारे बड़े बड़े साउंड सिस्टम रखे हुए थे। उसने अपने पैरों में मोटा सा घुंघरू पहन लिया और अपने लंबे बालों को समेटकर म्यूजिक लगा दी, और वो अब धीरे धीरे करके म्यूजिक के थ्रू डांस करने लगी। इधर उसे म्यूजिक की आवाज नीचे हॉल तक तन्मय और भावना को भी सुनाई दी, जिसे सुनकर भावना ने कहा, उसे डांस करना, ड्राइंग करना, कुकिंग करना और गरीबों की मदद करना कितना पसंद है। हमने जैसा सोचा था हमारी बेटी बिल्कुल वैसे ही है, उसे बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं। ये सुनकर तन्मय ने भी मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। लेकिन तभी भावना ने कुछ सोचकर कहा, लेकिन मुझे रिधान के लिए बहुत डर लग रहा है। रिधान का जिक्र सुनते ही अचानक से तन्मय के चेहरे के भाव बदल गए। क्या होगा इस नफरत का अंजाम? एपिसोड 14। अब आगे। तन्मय ने दूसरे ही पल कहा, तुम रिधान की टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना। अभी रिधान मेरी बेटी के साथ कुछ भी नहीं करेगा, और अगर उसने ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर भावना ने कहा, जैसे जन्नत आपकी बेटी है, वैसे रिधान भी आपका बेटा है। आपको दोनों को एक तरह से प्यार करना चाहिए। आज आपकी वजह से ही रिधान ऐसे हुआ है। ये सुनते ही तन्मय के भाव बदल गए और उसने गुस्से के साथ कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? इसके जवाब में भावना भी अपनी जगह से उठते हुए बोली, अगर आपने कभी रिधान को प्यार से समझाया होता तो आज वो इस तरह बिगड़ा नहीं होता। जैसे आपने जन्नत को हमेशा से प्यार से समझाया है, इस तरह से आपको रिधान को भी समझाना चाहिए। हमेशा गुस्सा करके या कमी निकाल कर चीजों को नहीं समझाया जा सकता। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ये कहते हुए वो वहां से चली गई। तो उसकी सारी बातें सुनकर गुस्से से तन्मय उसे जाते हुए देखता रह गया। इधर दूसरी तरफ इस वक्त जन्नत अपने डांस में काफी ज्यादा बिजी हो चुकी थी। वो पूरी तरह खो चुकी थी और उसके पैरों में बंधे वो मोटे घुंघरू पायल लगातार जोर जोर से बज रहे थे। वो अधिकतर घंटे तक प्रैक्टिस किया करते थी, जिस वजह से कब देर रात हो जाती थी उसे पता नहीं चलता था, और अब रात के 1 बज चुके थे। वो अभी भी लगातार प्रैक्टिस कर रही थी। वो पसीने से बिल्कुल तर हो चुकी थी। वो अपनी आंखें बंद किए अपने दोनों हाथों को फैलाए बस इधर से उधर घूम रही थी। वहां का म्यूजिक काफी ज्यादा सूदिंग था। अभी जन्नत डांस कर ही रही थी कि तभी अचानक से वहां का म्यूजिक बंद हो गया। अचानक से म्यूजिक बंद हो जाने से जन्नत जो लगातार घूम रही थी वो एकदम से रुक गई। रुकते ही उसे एकदम से चक्कर आया और वो सीधे जमीन पर जा गिरी और तुरंत सामने देखने लगी। इस वक्त गेट पर रिधान गुस्से के साथ खड़ा था। जन्नत का सर अभी भी घूम रहा था, लेकिन उसने अपने सर को किसी तरह पकड़ा और बोली, ये क्या किया आपने? अपने म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? इस वक्त ब्लैक नाइट आउटफिट में रिधान गुस्से के साथ खड़ा था। उसने जन्नत को घूरा और बोला, क्या तुमने टाइम देखा है? ये सुनकर जन्नत ने जल्दबाजी के साथ वॉल क्लॉक की तरफ देखा। रात के 1:15 बज रहे थे। ये देखकर जन्नत ने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, आई एम सॉरी, शायद मैंने आज कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर ली। रिधान गुस्से से उसकी तरफ बढ़कर बोला, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, राइट? रिधान की ये बात सुनकर जन्नत डर गई और उसने डरते हुए नासमझी में कहा, आपके कहने का मतलब क्या है? इसके जवाब में रिधान उसकी तरफ गुस्से से बढ़ते हुए बोला, वही जो तुम समझ रही हो। रिधान को अपनी तरफ आते देख जन्नत अपने कदम पीछे लेने लगी और हिचकिचाते हुए बोली, देखिए आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा प्रैक्टिस करती हूँ। अगर आपको यकीन ना हो
तो आप जाकर खुद मॉम डैड से पूछ लीजिए। तभी रिधान गुस्से से उसके तरफ आया और उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया। जन्नत डर से चिल्ला उठी और बोली, ये क्या कर रहे हो आप? छोड़िए मेरे पैर, देखिए प्लीज आप मुझे मारिएगा मत। मैंने ये सब कुछ वाकई जानबूझकर नहीं किया है। मैं हमेशा से डांस प्रैक्टिस किया करती थी। प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए। लेकिन तभी रिधान ने गुस्से के साथ उसके दोनों पैरों से उस पायल को निकाल लिया। ये देखते ही जन्नत शॉक थी। रिधान उन दोनों पायलों को गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी में पकड़कर बोला, अब ये पायल तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुमने आज मेरी नींद डिस्टर्ब की है और इसकी सजा तुम्हारी ये पायल चुकाएंगी। ये सुनते ही जन्नत शॉक थी और रिधान उसे गुस्से से देखकर बाहर जाने लगा। रिधान को इस तरह पायल लेकर जाते देख जन्नत ने जल्दबाजी के साथ उठते हुए कहा, प्लीज मेरे पायल को मुझे वापस दे दीजिए। रिधान के चलते कदम रुक गए और वो अपनी नजरें घुमाते हुए उसे घूरकर बोला, क्या कहा तुमने? जन्नत अपना थूक गटकते हुए बोली, मैंने कहा मुझे मेरी पायल वापस दे दीजिए। रिधान शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझे तुम्हारी बात सुनाई नहीं दी, क्या तुम रिपीट करोगी? जन्नत ने फिर से कहा, देखिए प्लीज मेरी पायल मुझे वापस कर दीजिए। वो पायल मुझे डैडी ने मेरे फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट में दिया था जब मैं स्कूल गई थी, इसलिए वो मेरे लिए बहुत खास है। मुझे ये वापस कर दीजिए। तभी रिधान ने उस पायल को सीधे खिड़की के बाहर फेंक दिया। ये देखते ही जन्नत दंग रह गई। उसकी आंखों से दूसरे ही पल आंसू निकल आए। वो तुरंत विंडो की तरफ दौड़ते हुए बोली, क्या किया आपने? आपने उसे बाहर क्यों फेंक दिया? मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? आपने ये ठीक नहीं किया। आपको अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो आप मुझे कहिए। आप मेरी सेंटिमेंटल चीज़ों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? वो मेरे लिए बहुत खास थी। आपने ये ठीक नहीं किया। ये कहते हुए वो लगातार विंडो के बाहर ही देखे जा रही थी। वहाँ सिर्फ और सिर्फ झाड़ियाँ थी। उसकी पायल उन झाड़ियाँ में तो कभी नहीं मिलने वाली थी। इस वजह से वो और भी ज्यादा रोने लगी। लेकिन रिधान को उसके रोने से फर्क नहीं पड़ा और उसने सर्द आवाज में कहा, वो मेरे डैड है। मेरे डैड अगर किसी दूसरी लड़की को गिफ्ट दे, मुझे ये पसंद नहीं। इसलिए कभी मेरे सामने शो ऑफ करने की कोशिश भी मत करना, वरना जो हाल तुम्हारे उस कॉल्ड पायल का हुआ है, कहीं वही हाल तुम्हारा ना हो जाए। ये कहते हुए वो वहां से बाहर निकल गया। इधर जन्नत रिधान को जाते हुए देखते रह गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो दौड़ते हुए वहां से बाहर निकल गई। वो सीधे गार्डन में आई। गार्डन में पहुंचकर वो चारों तरफ अपने पायल को ढूंढने लगी। वो इधर से उधर झाड़ियां में ढूंढ रही थी। रात काफी हो चुकी थी। वहां चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ कीड़े मकोड़े की आवाज ही सुनाई दे रही थी और अंधेरे में उसे अपनी पायल का कोई नामो निशान भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो लगातार आधे घंटे तक पागलों की तरह अपनी पायल ढूंढती रही, लेकिन उसे उसका पायल नहीं मिला। वो वही गार्डन में ही घास पर बैठ गई और अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, सॉरी डैड, आपका वो पहला गिफ्ट मैं संभाल नहीं पाई। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सोचा था कि मैं उसे जिंदगी भर अपने करीब रखूंगी, लेकिन शायद मैं आपकी एक अच्छी बेटी नहीं हूँ। ये कहते कहते वो वही घास पर लेट गई और एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो रोते रोते वही सो गई। अगली सुबह का वक्त था। भावना जन्नत के रूम के दरवाजे को नोक करते हुए बोली, जन्नत बेटा, क्या तुम सोकर उठ गई? मैं यहाँ पर तुम्हें मंदिर लेकर जाने के लिए आई हूँ। क्या तुम रेडी हो? लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। ये देखकर भावना को कुछ समझ नहीं आया। फिर वो खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर जाते हो बोली, बेटा तुम अभी तक सोकर नहीं उठी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी उन्हें पूरा रूम खाली दिखाई दिया। ये देखकर भावना ने नासमझी में कहा, रूम तो खाली है, तो फिर जन्नत कहाँ चली गई? कहीं वो पहले ही नीचे मंदिर तो नहीं चली गई? हाँ, कल मैंने उससे कहा था कि सुबह मंदिर जाने के लिए रेडी रहे। शायद वो नीचे मंदिर में ही होगी। ये कहते हुए वो सीधे नीचे आई। लेकिन जब वो नीचे मंदिर में पहुंची तो वहां कोई भी नहीं था। ये देखकर अब भावना को कुछ समझ नहीं आया। वो खुद से बोली, जन्नत बिना बताए कभी कहीं बाहर नहीं जाती, तो फिर आज वो कहाँ चली गई? ये कहते हुए अब वो जन्नत को चारों तरफ ढूंढने लगी, लेकिन घर में उसे जन्नत कहीं दिखाई नहीं दी। अब भावना बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वो तुरंत वापस अपने कमरे में गई। तन्मय उस वक्त ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे। तन्मय को देखकर भावना ने घबराते हुए कहा, जन्नत कहीं नहीं मिल रही है। मैंने उसे चारों तरफ ढूंढ लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कहाँ जा सकती है? ये सुनते ही तन्मय भी एक पल के लिए घबरा गए और बोले, ये तुम क्या कह रही हो भावना?
जन्नत यही कहीं होगी, सुबह सुबह कहाँ जा सकती है वो। ये सुनकर भावना ने अपना सर ना में हिला दिया और बोली, नहीं, मैंने पूरे घर में उसे ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिल रही है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज कुछ कीजिए, जल्द से जल्द मेरी बेटी को ढूंढिए। उसकी बात सुनकर अब तन्मय तुरंत वहां से बाहर निकल गया और रमन के पास कॉल डायल करते हुए भावना से बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द जन्नत को ढूंढ लूंगा। ये कहते हुए वो नीचे आए। तभी उनकी नज़र रिधान पर गई, जो इस वक्त बाहर की तरफ जा रहा था। रिधान को देखते ही तन्मय ने गुस्से के साथ कहा, रिधान, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी मैनर्स नहीं है कि तुम अपने डैड को एक बार देखकर ग्रीट कर लो। रिधान ब्लैक आउटफिट में था। उस ब्लैक आउटफिट में उसकी पर्सनैलिटी डार्क नजर आ रही थी और उनकी आवाज़ सुनकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी डार्क हो गए। रिधान पीछे मुड़ा और अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, ओ तो अब आपको याद आ गया कि आप मेरे डैड भी हैं। उसकी ये बात सुनते ही तन्मय ने दांत पीसकर कहा, रिधान, सार्कास्टिक होना बंद करो और मुझे ये बताओ कि जन्नत कहाँ है। ये सुनकर रिधान ने गुस्से के साथ कहा, उसकी वजह से मैं आपसे दूर हूँ और अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है। अगर मुझे पता भी होगा तब भी मैं नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ है। ये कहकर वो फिर वहां से जाने लगा। तो तन्मय ये सब सुनकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, रिधान, तुम मेरे गुस्से को और मत बढ़ाओ। वो सुबह से नहीं मिल रही है और मैंने भावना से सुना कि कल तुम्हारी और जन्नत की कोई लड़ाई हुई है। उसके बाद से जन्नत बहुत परेशान थी, कहीं तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं जिस वजह से वो घर छोड़कर चली गई हो। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया होगा तो मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगा। ये सुनकर एक बार फिर से रिधान के कदम रुक गए और वो गुस्से के साथ मुड़ा और बोला, क्या करेंगे आप? आखिर आप मेरा क्या उखाड़ लेंगे? अगर वो इस घर को छोड़कर कहीं भी गई है तो ये तो हमारे घर के लिए बहुत खुशी की बात होनी चाहिए। हमें तो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। उसकी ये बात सुनकर तन्मय अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और बोले, भावना, अपने बेटे को समझाओ, ये बिल्कुल पागल हो चुका है, ये ऐसे कैसे बात कर रहा है। अगर जन्नत कहीं भी गई तो हम क्या करेंगे? भावना भी रिधान को डांटते हुए बोली, रिधान, अगर तुम उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर सकते तो कम से कम इस तरह से उसके बारे में तो मत बोलो। वो काफी ज्यादा मासूम और नादान है, उसे अभी दुनिया के बारे में इतना नहीं पता है। अगर वो यहाँ से गई तो कहाँ जाएगी? देखो बेटा, अगर तुम उसके बारे में कुछ भी जानते हो तो प्लीज मुझे बता दो, वो सच में कहीं नहीं मिल रही है। रिधान ने गुस्से से फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, अगर वो नहीं मिल रही है तो इसमें आप मुझे क्यों फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेट कर रहे हैं? मैंने कहा ना, अगर मुझे पता भी होता तब भी मैं ना बताता, क्योंकि मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। आई हेट हर। ये कहते हुए वो गुस्से से वहां से बाहर निकल गया। इधर तन्मय और भावना उसकी ये बात सुनते रह गए। रिधान गुस्से से बाहर की तरफ जा रहा था, लेकिन वो जब गार्डन के एरिया की तरफ से गुजरा तो अचानक से उसकी नज़र झाड़ी के पास चली गई। इस वक्त जन्नत झाड़ियों से लिपटी अपनी आंखें बंद किए किसी बेजान की तरह पड़ी हुई थी। उसे एक सेकंड के लिए देखकर रिधान के कदम रुक गए। दूसरे ही पल वो अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए बोला, ये लड़की खुद को कितना स्मार्ट समझती है, ये इस तरह की हरकत करके मेरे मॉम डैड की सिंपैथी गेन करना चाहती है। बट यू आर रॉन्ग, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। ये कहते हुए उसकी नज़र स्विमिंग पूल पर गई, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक एविल स्माइल आ गई और वो सीधे जन्नत की तरफ बढ़ गया। एपिसोड 15। अब आगे रिधान सीधे जन्नत की तरफ बढ़ा। उसने जन्नत को अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन जब रिधान ने उसे अपनी गोद में उठाया तो जन्नत ने कोई हरकत नहीं की। ये देखकर रिधान अपनी भौहें आपस में चढ़ाते हुए बोला, क्या ये लड़की जिंदा है? ये कहते हुए उसने उसे गुस्से से घूरा और उसे लेकर सीधे स्विमिंग पूल एरिया की तरफ बढ़ गया। इधर तन्मय और भावना दोनों अभी भी परेशान थे, लेकिन तभी उन्हें अचानक से स्विमिंग पूल में धम्म की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही वो दोनों एक पल के लिए चौंक गए। भावना ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई स्विमिंग पूल में कूद पड़ा। इसके जवाब में तन्मय ने कहा, लेकिन अभी हमारे स्विमिंग पूल में कौन स्विमिंग करेगा? रिधान भी कुछ देर पहले ऑफिस चला गया, हम दोनों यहाँ पर है और इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर सकता है। ये सुनकर भावना ने कहा, चलिए जल्दी देखते हैं कौन होगा। ये कहकर वो दोनों तुरंत बाहर की तरफ निकल गए। इधर रिधान, जिसने जन्नत को स्विमिंग पूल में फेंक दिया था, वो उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोला, अब तुम्हारी सारी नींद गायब हो जाएगी। ये कहते हुए वो वहां से बाहर की तरफ निकल गया। इधर जन्नत के स्विमिंग पूल में गिरते ही उसकी आंखें पूरी तरह खुल गई और वो तुरंत हड़बड़ी के साथ इधर उधर देखने लगी।
उसने घबराते हुए कहा, ये मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो सो रही थी ना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से वो स्विमिंग पूल के अंदर कैसे गिर पड़ी। उसे होश भी नहीं था कि रिधान ने उसे फेंक दिया था। उसे स्विम करना आता था, इसलिए वो तैरते हुए बाहर आने लगी। लेकिन तभी वहां तन्मय और भावना आए। दोनों ने जब जन्नत को स्विमिंग पूल में देखा तो वो दोनों हैरान हो गए। तभी तन्मय ने हैरानी से कहा, जन्नत बेटा, क्या तुम इतनी सुबह स्विमिंग कर रही हो? जन्नत जो पूल से बाहर निकल ही रही थी, वो एक पल के लिए घबरा गई। वो हिचकिचाते हुए बोली, वो मैं डैडी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि वो कल रात गार्डन में सो गई थी और अब वो सुबह सुबह स्विमिंग पूल में कैसे आ गई, उसे पता नहीं था। तभी भावना हड़बड़ी के साथ उसके पास आए और उसे पकड़ते हुए बोली, तुम पहले ये बताओ कि कहाँ चली गई थी? मैं कितना ज्यादा डर गई थी और अभी मौसम कितना ठंडा है। तुम्हें इस तरह बाहर स्विमिंग करने की जरूरत नहीं है। अब चुपचाप घर में चलो। तुमने तो हमारी जान ही निकाल ली थी। ये कहकर वो उसे लेकर अंदर चली गई। लेकिन इधर तन्मय उसे जाते देख बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ तो हुआ है। लेकिन क्या? ये सवाल करते ही वो चुप हो गया। इधर जन्नत कमरे में आई। भावना ने उसे टॉवल दिया और खुद उसके बालों को ड्रायर से सुखाते हुए बोली, जन्नत बेटा, अगर तुम बाहर जाया करो तो प्लीज हमसे बता दिया करो। तुम्हें पता है, हम बहुत ज्यादा डर गए थे। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम कहीं चली गई हो। इसके जवाब में जन्नत अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं कहीं चली जाऊंगी? ये सुनकर भावना ने हिचकिचाते हुए कहा, रिधान की वजह से। रिधान का नाम सुनकर जन्नत फिर हल्की स्माइल के साथ बोली, आप सब मेरी फैमिली हो और मैं भाई की वजह से घर छोड़कर क्यों जाऊंगी? इसलिए ऐसी बातें दोबारा से कभी मत सोचना। ये सुनकर भावना ने प्यार से उसके बालों पर किस करते हुए कहा, थैंक यू सो मच बेटा। सच कहूँ तो जब से वो घर में आया है, तब से मुझे कहीं ना कहीं एक डर सा लगा रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी वजह से तुम्हारे दिल में हमारे लिए कोई खटास ना आ जाए। जबकि तुम दोनों ही हमारे ही बच्चे हो और हम तुम दोनों से ही एक बराबर प्यार करते हैं। ये बात रिधान नहीं समझता, लेकिन तुम समझदार हो। तुम ये बात हमेशा समझना और अपने दिल में कभी हमारे लिए खटास मत लेकर आना। ये सब सुनकर जन्नत मुस्कुराए और बोली, आप इतनी फॉर्मल बातें क्यों कर रही है मॉम? आप तो ऐसे जता रहे हैं जैसे कि मैं किसी और की बेटी हूँ और आप मुझे दिलासा दे रही हो। ये सुनते ही भावना ने गुस्से के साथ कहा, आज तो तुमने ये कह दिया, आइंदा से कभी मत कहना कि तुम किसी दूसरे की बेटी हो। तुम हमारी बेटी हो, हमारी जान हो, हमारी शान हो। ये कहते हुए उन्होंने प्यार से फिर से उसके गाल पर किस किया और बोली, अब तुम रेडी हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए हेल्दी सूप भिजवाती हूँ, वरना तुम्हें जुकाम हो जाएगा। ये सुनकर जन्नत ने क्यूटली स्माइल के साथ अपना सर हिला दिया और फिर भावना वहां से चली गई। लेकिन भावना के जाते ही जन्नत के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो गायब हो गई। उसने खुद को अपनी बाहों में भर लिया और बोली, मॉम, मैं बता नहीं सकती कल मेरे साथ क्या हुआ था। कल रिधान भाई ने मेरे डैड की दी हुई उस गिफ्ट को मुझसे दूर कर दिया, जिसे मैं कभी खुद से अलग नहीं करना चाहती थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। वो मुझे अभी तक नहीं मिला और इसके लिए मैं रिधान भाई को कभी माफ नहीं करूंगी। ये कहते हुए वो वही बेड पर लेट गई। लेकिन तभी उसका फोन बजा। उसने अपना फोन देखा तो नैना का कॉल था। नैना की कॉल को देखकर उसने कॉल पिक किया और बोली, यस नैना। उधर से नैना ने कहा, क्या तुम एपीएक्स इंडस्ट्री पहुंच गई? ये सुनकर जन्नत ने नासमझी में कहा, क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो अभी घर पर हूँ और बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। आज तो कहीं जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। तभी उधर से नैना ने तेज आवाज में कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी उस बिजनेस टाइकून से मिलने के लिए और तुम्हारे लिए मैंने कितने मुश्किल से अपॉइंटमेंट लिया था और अब तुम कह रही हो कि तुम नहीं जा रही हो। मुझे लग रहा था कि तुम एपीएक्स इंडस्ट्री अब तक पहुंच चुकी होगी, क्योंकि 11 बजे का अपॉइंटमेंट था और अभी 10:30 बज रहे हैं। जैसे ही उसने सारी बातें कही, अचानक से जन्नत को कुछ याद आया और वो जल्दी से बोली, ओ हाँ, मैं तो इसके बारे में भूल गई थी। मैं अभी के अभी रेडी होती हूँ। तभी उधर से नैना ने कहा, जन्नत, तुम्हें हुआ क्या है? तुम कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रही हो। सब कुछ ठीक है ना? ये सुनकर जन्नत में मुंह फुलाकर कहा, जब से रिधान भाई आए हैं तब से मैं ठीक नहीं हूँ। तभी नैना ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्या रिधान आ गए? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सुनकर जन्नत ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम अभी भी रिधान भाई को पसंद करती हो?
नैना ने उधर से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहुत ज्यादा। मैं तो उनका इंतजार कर रही थी और अब वो आ गए, तो मैं बहुत जल्दी तुम्हारे घर आऊंगी और उनसे जरूर मिलूंगी। ये सुनकर जन्नत ने कहा, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे और उनके बीच कैसा रिलेशन है ये तुम अच्छे से जानती हो। इसलिए अगर तुम उनसे ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ती हो तो मुझे तुमसे अपनी दोस्ती तोड़नी पड़ सकती है। ये सुनते ही नैना ने मुंह बनाते हो कहा, जन्नत तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वो तुम्हारा भाई है, तुम उसकी कोई दुश्मन नहीं हो जो अगर मैंने उसके करीबी आ तो तुमसे दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। ये सुनकर जन्नत क्लोजेट की तरफ जाते हुए बोली, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। मुझे मेरे रिधान भाई बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जब से यहाँ आए हैं तब से मुझे परेशान कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात मुझे उनसे बहुत डर लगता है। मैं अभी तक उनसे ठीक से नजरें भी नहीं मिल पाई हूँ और तुम मेरी भाभी बनने की बात कर रही हो। ये सुनकर उधर से नैना ने कहा, एक बार मैं तुम्हारी भाभी बनाकर उस घर में आ जाऊं, फिर देखना मैं कैसे रिधान को लाइन पर लाती हूँ। वो तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा, तुम फिक्र मत करो और मैं तुम्हारे पूरे घर को भी संभाल लूंगी। तुम ही इमेजिन करो, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और जब मैं तुम्हारे घर में रहने लगूंगी तो हम दोनों कितना मस्ती करेंगे। नैना की ये सारी बातें सुनकर अब जन्नत भी कुछ सोच में पड़ गई और बोली, हाँ ये बात तो मैंने सोची नहीं थी। वैसे बहुत मजा आएगा, लेकिन तुम प्रॉमिस करो शादी के बाद तुम रिधान भाई को अच्छे से समझा दोगी कि वो मुझसे दुश्मनी करना बंद कर दे और मुझे अपनी बहन मानने लगे। ये सारी बातें सुनकर नैना ने कहा, जरूर जरूर तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर रिधान को समझाऊंगी और देखना एक दिन वो तुमसे पागलों की तरह प्यार करेगा। ये सुनते ही अचानक से जन्नत को एक अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन उसने ना समझी में कहा, नहीं नहीं, मुझे उनका पागलों वाला प्यार नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि वो मुझे एक बड़े भाई की तरह प्यार करें। उधर से फिर नैना ने कहा, ठीक है बाबा, मैं इसी तरह समझाऊंगी उसे, लेकिन अब तुम जल्दी से रेडी होकर आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। जिसके बाद जन्नत ने कॉल कट कर दिया और वो क्लोजेट में चली गई। कुछ देर में वो रेडी होकर नीचे आई। भावना अपने हाथ में सूप का बाउल लिए खड़ी थी, लेकिन इस तरह जन्नत को जाते देख वो ना समझी में बोली, बेटा तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई थी। जन्नत ने जल्दबाजी के साथ कहा, मॉम आपको तो पता ना कि मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ और उसके लिए आज मेरे ऑफिस में एक मीटिंग है, तो उसमें पर्सनली मुझे भी इनवाइट किया गया है, क्योंकि लास्ट टाइम का मेरा काम बहुत अच्छा था, इसलिए मैं जा रही हूँ। पर हाँ डैड से बिल्कुल भी मत बताना, आपको पता है कि उन्हें मेरा ये छोटा काम बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। ये कहकर वो बिना आगे कोई बात सुने हड़बड़ी के साथ वहाँ से निकल गई। इधर ये सब सुनकर भावना ने गहरी सांस लेकर कहा, ये लड़की भी ना आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह चली जाती है, इसका तो कुछ पता ही नहीं चलता। ये कहकर वो सूप के बाउल को लेकर फिर से किचन में चली गई। इधर जन्नत कार में थी, वो जल्दबाजी के साथ कार ड्राइव कर रही थी, जिस वजह से उसने 2-3 सिग्नल भी तोड़ दिया था। ये सब कुछ देखकर उसने मन ही मन कहा, अब तो पक्का डैड के पास शिकायत जाएगी, वो जरूर मुझसे पूछेंगे कि मैं इतनी जल्दबाजी के साथ कहाँ जा रही हूँ और फिर उन्हें पता चल जाएगा और शायद वो फिर से मुझे डांटे। ओ गॉड जन्नत, तुम भी ना। लेकिन तभी उसने गुस्से के साथ कहा, पर इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें सारी गलती रिधान भाई की है, मगर उन्होंने कल रात को मेरी पायल नहीं छीनी होती तो मैं उसे ढूंढने के लिए गार्डन में ना ही जाती और ना ही मैं उस गार्डन में सो जाती। लेकिन अभी तक मुझे समझ नहीं आया मुझे स्विमिंग पूल में किसने फेंका था। वो खुद से सवाल करते करते अब एपीएक्स इंडस्ट्री पहुंच गई। वो जब कार से बाहर निकली तो वो आसमान को छूती हुई बिल्डिंग को देखने लगी। उसे देखकर जन्नत ने खुद से कहा, ये तो बहुत ही ज्यादा ऊंची बिल्डिंग है, डैड की बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंची है, तभी तो इसका मंथली टर्नओवर बहुत ज्यादा है। इसका सीईओ वाकई बहुत टैलेंटेड है और आज मैं उसे जरूर मिलूंगी। ये कहते हुए वो मुस्कुराए और सीधे अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर लॉबी में पहले ही नैना बैठी हुई थी। नैना उसे देखते ही तुरंत अंदर आए और बोली, थैंक गॉड तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अब जल्दी चलो अपॉइंटमेंट का वक्त हो गया है। इसके जवाब में जन्नत ने अपना सर हिला दिया। उसने गहरी सांस लिया और नैना के साथ टॉप फ्लोर पर चली गई। टॉप फ्लोर पर सिर्फ इकलौता केबिन था, लेकिन पता नहीं क्यों जन्नत का दिल अचानक से जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, मैं इतना नर्वस क्यों हो रही हूँ? इससे पहले भी तो मैं इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से मिल चुकी हूँ,
तो अब अगर मैं इस कंपनी के बॉस से मिलने जा रही हूँ तो मुझे इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तभी नैना ने कहा, तुम ज़्यादा बॉस से बातें मत करना, क्योंकि मैंने रिसेप्शनिस्ट से सुना है कि वो बहुत गुस्से वाले हैं। सुबह से उन्होंने 2 एम्प्लॉय को फायर कर दिया है, वो भी इसलिए क्योंकि वो काम के वक्त पर बात कर रहे थे। इसलिए जो इम्पोर्टेंट सवाल हो सिर्फ तुम वही पूछना और जल्दी से बाहर आ जाना। मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये सुनते ही जन्नत ने डरते हुए कहा, पर तुम क्यों मेरे साथ नहीं चलोगी? नैना ने कहा, क्योंकि मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। ये अपॉइंटमेंट तुम्हारे लिए तुम्हारे नाम पर लिया है, इसलिए सिर्फ तुम ही उनसे जाकर मिल सकती हो। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बाहर हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं जरूर अंदर आऊंगी। अब तुम जाओ। ये कहकर उसने उसे गेट की तरफ जाने के लिए इशारा किया। जन्नत ने मुंह बना लिया और धीरे धीरे गेट की तरफ गई। गेट के पास पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और बोली, मैं क्यों इतना डर रही हूँ? कौन सा वो कोई शेर है जो मुझे खा जाएंगे? मैं तो सिर्फ अपने काम से जुड़ी हुई बातें ही करूंगी। सो डोंट वरी, सब कुछ अच्छा होगा। खुद को समझाते हुए उसने दरवाजे को नोक किया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। ये देखकर उसने फिर से दरवाजा नोक किया और बोली, हेलो सर, मैं यहाँ आपसे बात करने आई थी। आज की मेरी अपॉइंटमेंट थी आपके साथ। अगर आप फ्री हो तो मुझे थोड़ा सा वक्त। अब इसके आगे वो अपनी बात कह पाती उससे पहले ही एक भारी मगर डरावनी आवाज अंदर से आई, कम इन। इन 2 शब्दों को सुनते ही जन्नत के पैर कांप गए। उसे अपने पैर महसूस नहीं हुए और वो नैना की तरफ देखने लगी। नैना ने उसे आंखों से जल्दी जाने का इशारा किया। जन्नत ये देखकर अपना छोटा सा सर नीचे झुका ली और बोली, अब मुझे अकेले ही जाना होगा। इसी के साथ दरवाजा खुला और वो सीधे अंदर चली गई। लेकिन जब वो अंदर पहुंची तो वहां की लाइट्स ऑफ थी। लाइट्स ऑफ देखकर जन्नत एक पल के लिए डर गई। वो तुरंत बाहर जाने के लिए दौड़ी, लेकिन तभी गेट ऑटोमेटिक बंद हो गया। कौन है वो बॉस? अब क्या होगा जन्नत के साथ? आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहिए दीवानापन का अगला एपिसोड।